नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। दाल कीमतों के मोर्चे पर अच्छी खबर आ रही है। दालों के थोक दाम कम होने शुरू हो गए हैं। जल्द ही इसका असर अब रिटेल कीमतों पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। जुलाई में ज्यादातर दालों के दाम करीब 20% तक घट चुके हैं और इस महीने अरहर दाल का थोक भाव करीब 14% घटकर करीब 80 रुपए प्रति किलो के करीब आ गया है। वहीं मूंग दाल का भाव करीब 10% गिरकर एक साल के निचले स्तर यानी 51 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच चुका है। मेरे सहयोगी मृत्युंजय का रुख करते हैं इस पर और बातचीत के लिए। मृत्युंजय, ये अच्छी खबर दाल के मोर्चे से आ रही है, आखिरकार वजह क्या बताई जा रही है इसके पीछे? बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से कीमतों में गिरावट आई है और जुलाई के महीने में जो थोक भाव हैं दालों के उसमें तेज़ गिरावट आई है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि दालों की बुआई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है अच्छे मानसून के बीच। और 22 जुलाई तक देश में खरीफ दलहन की बुआई में करीब 39% की बढ़ोतरी हुई है। ये सबसे बड़ी वजह है जिससे कीमतों में गिरावट आई है। अरहर दाल की बात करें तो अरहर दाल के दाम जो कि 200 रुपये प्रति किलो तक के पार पहुँच चुके थे, अरहर की बुआई में करीब 54% का उछाल आया है इस खरीफ सीजन में पिछले साल के मुकाबले। इसके अलावा मूंग दाल की बुआई करीब 44% बढ़ी है और किसानों का फोकस इस बार बाकी फसलों के मुकाबले दालों के ऊपर ज़्यादा है। और यही वजह है कि पंजाब हरियाणा में भी इस बार दालों की बुआई ज़्यादा हो रही है। और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दलहन की बुआई बढ़ी है। कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी दलहन की बुआई बढ़ रही है। तो ये तमाम ऐसे डेवलपमेंट हैं जिससे कीमतों में गिरावट आई है। और बुआई बढ़ने के साथ साथ जो सरकार ने सख्ती बढ़ाई है उसका इम्पैक्ट दिखा है। मार्केट में सप्लाई बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दालों के दाम कम हुए हैं। आपको बता दें कि बर्मा में अरहर दाल का भाव करीब $165 तक हाल के दिनों में कम हुआ है। तो ये तमाम ऐसी वजह है जिससे कीमतों में गिरावट आई है और उम्मीद है कि आगे भी दाम कम होंगे। और रिटेल मार्केट में कब तक देखने लगेगा असर, मृत्युंजय? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है स्वाति। आज ही मैंने जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उस पर डेटा हमने चेक किया है। हालांकि उसमें अब तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि जुलाई के महीने में अब तक कोई कमी नहीं आई है दालों की कीमतों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन चूंकि अब थोक भाव कम होने लगे हैं, हमने जो एक्सपर्ट से बात की है उनका मानना है कि इसका इम्पैक्ट जल्द ही आपको रिटेल मार्केट पर दिखेगा। और अगर हम देखें तो थोक भाव में कमी आने के बाद सिर्फ चने दाल के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन अब चने की कीमतों में भी गिरावट आनी शुरू हो गई है। तो जानकारों का मानना है कि आगे अब रिटेल मार्केट पर भी इसका रिफ्लेक्शन देखना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस मॉनसून के सबसे जबरदस्त ट्रैफिक जैम की। बारिश ने कर दिया मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को बेहाल, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि जाम खुलना शुरू हो चुका है। कल शाम से शहर में जाम लगा था जो कि आज जाकर खुला। बारिश के चलते कल शाम 7 बजे से गुरुग्राम में जाम के हालात बनने शुरू हुए। लोग पूरी रात इसी जाम में फंसे रहे। अब इसी के चलते गुरुग्राम में 2 दिन के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। कल से हो रही बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में गुड़गांव एक्सप्रेस वे रहा है। अब धीरे धीरे जाकर जाम खुलना शुरू हुआ है। अब खुद सोचिए, जो कल शाम को लोग घर के लिए निकले थे वो आज सुबह जाकर अपने घर पहुंचे। गुरुवार देर शाम हुई बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भरने की वजह से करीब 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हजारों गाड़ियां रात भर जाम में फंसी रहीं। जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकालने के लिए सड़क पर बने डिवाइडर को तोड़ा गया। गुरुग्राम में कल शाम से ही भयंकर जाम है, लेकिन अब सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी सामान्य होती दिख रही है। हम इस वक्त राजीव चौक पर खड़े हैं। जो जाम है अब सिर्फ यही तक का रह गया। इसके पीछे जो है वो स्थिति जो है सामान्य हो चुकी है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को जाम का जायजा लेने के लिए साइकिल की सवारी करनी पड़ी। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी लाल खट्टर जी से बात किया और उन्होंने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक दिया। उसको क्लियर करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे। जो हमारा तत्काल जो हमारी प्राथमिकता है वो ये है कि किस तरीके से NH8 पे और अन्य प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक को दोबारा से चालू किया जाए। हमने फैसला लिया है कि जो रोड का मीडियन हटा करके और रॉन्ग साइड ट्रैफिक जो है चलवा करके एक बार जाम खुलवाया जाएगा। जाम में फंसे लोगों को गाड़ियों का डीजल पेट्रोल खत्म होने की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में पानी की एक बोतल के लिए 50 रुपए तक वसूले जाने की शिकायतें मिली। गुरुग्राम में जाम और बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिन तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। पुलिस ने बहुत जरूरी नहीं होने पर लोगों से गुरुग्राम नहीं आने की अपील की है। गुरुग्राम के लोगों को NH8 पर हीरो होंडा चौक, राजीव चौक जैसे रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली से जयपुर रेवाड़ी जाने वाले लोगों को फिलहाल
NH8 का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। दिल्ली से गुरुग्राम जाने के लिए फरीदाबाद के रास्ते या फिर मेट्रो और ट्रेन का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। अब आपको दिखाते हैं इस मेगा जाम की 2 तस्वीरें। कल शाम लगा जाम पूरी रात लगा रहा। आलम यह था कि लोग अपनी गाड़ियों में तक सो गए। दूसरी तस्वीर सुबह की है। जाम की स्थिति जस की तस बनी रही, लेकिन अब जाकर हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। ये तो गुरुग्राम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हालात सिर्फ वहीं के बुरे नहीं हैं, देश के 3 और बड़े शहरों में कैसे हालात हैं ये अब आपको दिखाते हैं। बारिश ने राजधानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु का ट्रैफिक ठप कर दिया। दिल्ली में सबसे व्यस्त माने जाने वाले ITO के पास ट्रैफिक जाम के कारण हजारों गाड़ियां फंस गई। मुंबई में लगातार बारिश के कारण हिंद माता, किंग सर्कल और दूसरे इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। बेंगलुरु में भी बारिश के कारण गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त हम मुंबई के हिंद माता में खड़े हैं, जहां पर बारिश होने के कारण जो है यहाँ पर पानी जो जल भराव है वो यहाँ पर होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से रात भर से जो बारिश यहाँ पे चालू है और सवेरे से तेज बारिश है यहाँ पर, इस कारण से जो है यहाँ पर जल भराव काफी हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली NCR देश का सबसे भीड़ भरा शहर है। बेंगलुरु दूसरे और मुंबई तीसरे नंबर पर है। ट्रैफिक जाम के कारण दिल्ली के लोग रोज 10 करोड़ रुपए का नुकसान झेलते हैं। दिल्ली में सिर्फ 8 जगहों पर ट्रैफिक जाम के कारण 40,000 लीटर ईंधन की रोज बर्बादी होती है। चलिए अब आपको एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं। हमारे सहयोगी असीम मनचंदा ने रामविलास पासवान से बातचीत की है। दाल पर कल राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, तो दाल का आपने भी पेपरमेंट किया है, लेकिन देखिए दाल वाले मुद्दा पर सबको ये बात मालूम है कि साहब ये सीधे डिमांड और सप्लाई का है। अब हम सप्लाई हमारे यहाँ हो रहा है, दाम घटते जा रहा है, तो इसलिए जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। बाकी राहुल गांधी जी वगैरह ने जो नाराबाजी वगैरह किया है वो तो सब पॉलिटिकल है। सर जो राज्य जो खरीद नहीं रहे हैं आपसे, उसके ऊपर क्या कहेंगे कि नहीं खरीदना चाहिए, राज्य को खरीदना चाहिए। बहुत कम स्टेट्स है, जैसा कि हमने कहा कि हमने जो है अभी तक जो है 40,000 जो है हम लोगों ने आवंटन किया है और उसमें से केवल 5,000 टन जो है वो उठाया गया है। तो राज्य सरकारों को चाहिए कि उठावें। सर आज का क्या हुआ आखिरी डायरेक्ट सेलिंग पर कब तक आएंगे? नहीं, डायरेक्ट सेलिंग पर इन्होंने अपना एक सुझाव दिया है और उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग से जो है जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको फ़ायदा होगा, जो महिलाएं हैं उनको फ़ायदा उसमें होने वाला है और बिचौलिया ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन उसके माइनस पॉइंट्स भी कुछ हैं, इसलिए हमने कहा है कि आप सब लोग जो है उसके लिए पहले से भी डिस्कशंस क्या कहते हैं चल रहा है। तो हम डिले हो रहा है ये ऑलरेडी गाइडलाइन ड्राफ्ट बना दिया था। नहीं गाइडलाइन हम लोग नहीं गाइडलाइन हम लोग नहीं तो सर अभी हम लोगों ने कोई गाइडलाइन नहीं बनाया है। इंडस्ट्रीज का यही कहना है कि जल्दी से गाइडलाइन बना दीजिए। वो लोग चाहते हैं कि जो है वो एनिमस हैं, वो पूरे के पूरे एनिमस हैं और वो चाहते हैं कि गाइडलाइन हो और जल्दी से जल्दी हो जाए। सर कब तक कर देंगे आप गाइडलाइन? नहीं हम ऐसे पहले हम देखेंगे तब नहीं, फी वगैरह नहीं लेंगे। वो पहले गाइडलाइन में बनेगा तब नहीं एंट्री फी और दूसरा से वाले। तो अभी हम उसको पहले हम देख लेंगे तब नहीं बतलाएंगे कुछ। ठीक है, कब तक जारी हो जाएंगे कुछ आइडिया सर? 2 महीने? तो दाल की कीमतों पर मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रामविलास पासवान हमारे सहयोगी से बात करते हुए। अब बढ़ते हैं आगे। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने रीजनल कनेक्टिविटी पर सरकार का रुख साफ किया है। जयंत सिन्हा ने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के जरिए सरकार का मकसद हवाई सफर को अफोर्डेबल बनाना है और बिना राज्यों के समर्थन के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को सफल नहीं बनाया जा सकता। जयंत सिन्हा ने कहा कि स्कीम में एयरलाइंस के लिए काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सरकार को एयरलाइंस की तरफ से कई तरह की रिक्वेस्ट मिली है, जिनमें बैंक गारंटी को कम करना शामिल है। कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों की मांग है कि रीजनल कनेक्टिविटी देने के लिए 10% की सब्सिडी केंद्र सरकार दे। वहीं एयरलाइंस ने वायबिलिटी गैप फंडिंग को 3 साल से ज्यादा रखने की मांग की है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को 15 अगस्त तक फाइनल कर दिया जाएगा। डिमांड की कोई कमी नहीं है और अगर हम कोई भी शहर को, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो भुवनेश्वर हो, चाहे वो मैसूर हो, ये शहरों को अगर हम लोग जो बड़ी बड़ी जो हम लोगों की मेट्रोज़ हैं उनके साथ जोड़ लें या और छोटे छोटे शहर के साथ जोड़ लें तो इन सब रूट्स पे ट्रैफिक बहुत आएगा। तो जैसे चौबे साहब कह रहे थे, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत ही अच्छी है।
बहुत ही बढ़िया हैं और इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ हमारे एयरलाइंस ले सकते हैं। आज आए कुछ अहम नतीजों की बात करें। आईसीआईसीआई बैंक के पहली तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। अप्रैल जून तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 2,232 करोड़ रुपए से घटकर 2,976 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान बैंक का ग्रॉस एनपीए 5.82% से बढ़कर 5.87% हो गया। बैंक के प्रोविजनिंग में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं सालाना आधार पर प्रोविजनिंग 9.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,510 करोड़ रुपए हो गई। इस दौरान बैंक के लोन रिस्ट्रक्चरिंग में कमी हुई है। इसके अलावा एल&टी के नतीजे उम्मीद से खराब रहे हैं। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 46% बढ़कर 610 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 419 करोड़ रुपए रहा था। पहली तिमाही में कंपनी की आय 20,048 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,873 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं कंपनी का EBITDA 1,641 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,905 करोड़ रुपए हो गया है। मौजूदा तिमाही में कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो अच्छा रहा है। आज देश भर में सरकारी बैंकों ने हड़ताल की। देश भर में 10 लाख सरकारी बैंक कर्मचारी एक दिन की हड़ताल में जुटे। इस एक दिन की हड़ताल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंकिंग ट्रांजैक्शन रुक गए। अकेले गुजरात में 20,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर इसका असर पड़ा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मांग है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसकी सहायक बैंकों का विलय न किया जाए। इसके अलावा बैंकों के बढ़ते एनपीएस पर लगाम कसी जाए। साथ ही जो विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि अगर सरकार ने बैंक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। हमारी मुख्य डिमांड ये है कि सरकार एसोसिएट बैंकों का स्टेट बैंक के साथ मर्जर कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। सरकार नेशनलाइज बैंकों के मर्जर की बात कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। सरकार बैंकों को खानगीकरण करने की बात कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, मर्जर बंद नहीं करेगी, प्राइवेटाइजेशन बंद नहीं करेगी, तो आगे देश भर के बैंक कर्मचारी हड़तालों की परंपरा कर देंगे।